आज हमारा टॉपिक है पोलराइजेशन। ये हम तीसरा प्रोसेस जो है वो पढ़ रहे। पहले हमने इंटरफेरेंस पढ़ा, उसके बाद हमने डाइफ्रैक्शंस को पढ़ा। तो वो दोनों प्रोसेस, वो दोनों फिनोमेनास रिप्रेजेंट्स द वेव नेचर ऑफ द लाइट। लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स। अब ये जो प्रोसेस है ये हमें एक और बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो लाइट की बताता है। हमने पिछले प्रोसेस के अंदर टॉपिक के चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। तो ये जो प्रोसेस है जिसको हम पोलराइजेशंस का नाम दे रहे हैं, ये हमें बताता है कि लाइट waves are transverse waves in their natures. These waves are transverse waves. तो डिफाइन करते हैं इसको, और the process in which light after passing through some materials becomes unidirectional in its plane of vibration. That is, the transmitted light has only one plane of वाइब्रेशंस। अब इसमें हम एक एनालॉजी डिस्कस करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं कि यूनिडायरेक्शनल इन इट्स प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस का क्या मतलब होता है। तो ये एनालॉजी है, हमारे पास एक वुडन स्ट्रिप है, बल्कि दो वुडन स्ट्रिप्स हैं, और उनके अंदर हम कट लगा के एक स्लिट बनाते हैं, एक स्लॉट बनाते हैं, और उनको आमने सामने प्लेस करते हैं। ये दो वुडन प्लेट्स और उनके अंदर ये स्लॉट आपको नज़र आ रही है। ये एक रस्सी है जो इसमें से पास कर दी जाती है। अब हम क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को, इस रस्सी को इस एंड से होल्ड करते हैं एंड स्टार्ट वाइब्रेशंस पैरेलल टू द स्लॉट। वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। तो क्या ऑब्जर्वेशन है कि ये वेव्स जो फर्स्ट स्लॉट से पास करती हैं, दीज पास थ्रू द सेकंड स्लॉट्स आल्सो। जो वाइब्रेशंस स्लिट के पैरेलल हमने प्रोड्यूस की हैं, ये स्लिट है, और इसके पैरेलल ही हमने उसको वाइब्रेट किया है, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल टू द स्लॉट हमने वाइब्रेट किया। तो ये वेव्स बनी, और ये फर्स्ट स्लॉट में से पास करके सेकंड पे फॉल करती हैं, फिर उसमें से भी पास हो जाती हैं। अच्छा, अब ये करते हैं कि हम जो सेकंड स्ट्रिप है उसको हम घुमा देते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये हाथ है, दूसरा हाथ है, इसके अंदर मैंने स्लॉट को शो किया। अब सेकंड जो स्लॉट है हम इसको घुमा रहे हैं, रोटेट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। व्हेन इट बिकम्स एट द 90 डिग्री एंगल्स टू द फर्स्ट वन, तो क्या होगा कि उसकी बैक के ऊपर हमें कोई वेव्स नज़र नहीं आ रही। इसको हमने घुमा दिया एट एन एंगल 90 डिग्री विद द इंसिडेंट स्ट्रिंग। तो अब हम दोबारा इसमें हम वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो वेव्स फर्स्ट स्लॉट से पास करते हैं, लेकिन जब हमने इसको घुमा दिया एट एन एंगल 90 डिग्री, तो ये सेकंड स्लॉट में से
ये वेव्स पास नहीं कर सकती। इससे ये कंसेप्ट मिलता है कि जो वेव्स ऑन द स्ट्रिंग पास कर जाती हैं फर्स्ट स्लॉट में से, these are unidirectional in their plane of vibrations, unidirectional in their plane of vibrations। तो उसे कंफर्म कैसे होता है कि when the second slot is parallel to the first, तो वो waves उसमें से पास कर जाती हैं, but when the second is perpendicular to the first, हम second slot को रोटेट कर देते हैं through an angle 90 डिग्री। तो अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये रस्सी में से वो वेव्स पास नहीं कर रही। इसका मतलब हुआ कि द वेव्स विच आर पासिंग टू द फर्स्ट स्लॉट आर यूनिडायरेक्शनल इन देयर प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस, यूनिडायरेक्शनल इन देयर प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस। सो we can conclude that these waves are transverse waves. These waves on the string are transverse waves। अब यही कंसेप्ट जो है हम अप्लाई करते हैं लाइट के ऊपर, और लाइट का ये अमल जिसको हम पोलराइजेशंस कह रहे हैं, वो एक तो ये एब्जॉर्प्शंस का अमल है। ये पहला जो है इसको हम सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शंस का नाम देते हैं। और अब इसको हम कैसे जो है वो डिस्कस करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, बेसिक एनालॉजी वही चलेगी। वी हैव टू टूरमलीन प्लेट्स, वी हैव two tourmaline plates, tourmaline, this is a crystalline solid, crystalline solid, ये इसकी एक्सिस है। तो यहाँ पे दोनों की एक्सिस शुरू में पैरेलल है। here is a source of light जिसके अंदर सारी की सारी वाइब्रेशन जो है वो पाई जाती हैं। ये लाइट आ रही है, एंड दिस लाइट consist of number of plane of vibrations, number of plane of vibrations। और जब ये यहाँ से लाइट पास करती है, फिर ये लाइट फर्स्ट टूरमालीन से पास करने के बाद फिर सेकंड पे फॉल करती है, एंड वी ऑब्जर्व लाइट बिहाइंड द सेकंड टूरमालीन प्लेट्स। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम सेकंड को रोटेट करना शुरू कर देते हैं। सेकंड टूरमालाइन प्लेट को हम रोटेट करना शुरू कर देते हैं, तो इसकी बैक के ऊपर जो लाइट है वो डिम होना शुरू हो जाती है, और व्हेन इट बिकम्स परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट, तो इसकी बैक के ऊपर बिल्कुल डार्कनेस, कोई लाइट नहीं होती। अब इसकी फिजिक्स क्या है कि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो है सिर्फ उन वाइब्रेशंस को पास करने अलाउ करता है जिनकी जो वाइब्रेशंस इसकी एक्सिस के पैरेलल है। ये मैंने लफ्ज़ लिखा है एक्सिस। सो दिस टूरमालीन प्लेट्स जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो उसकी एक्सिस के जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वाइब्रेशंस का, वो उसमें से पास कर जाता है। इसका मतलब है कि मैं ये लिख सकता हूँ, the only vibrations, plane of vibration that can pass through this plate। अब चूंकि सेकंड जो है वो पैरेलल टू द फर्स्ट है, तो ये इससे भी पास कर जाएंगी। लेकिन जब हम इस प्लेट में से किसी भी एक को, लेकिन जनरली सेकंड को ही घुमाया जाता है, और जब हम इसको घुमा देते हैं तो फर्स्ट टूरमालीन प्लेट ने पोलराइज कर दिया लाइट को, एंड वी गेट ओनली यूनिडायरेक्शनल लाइट इन इट्स प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस। अब वो लाइट जो है यहाँ पास नहीं कर सकती,
ये इसमें से अब लाइट पास नहीं कर सकती, चूंकि हमने इसको घुमा दिया थ्रू एन एंगल 90 डिग्री। अब इसकी बैक के ऊपर कोई भी लाइट नहीं होगी। इसका मतलब हुआ कि ये जो लाइट है, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट दैट कंटेन ओनली वन प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस। और इसी वजह से ये जो फर्स्ट प्लेट होती है इसको पोलराइजर कहा जाता है, पोलराइजर कहा जाता है। और दूसरी से चूंकि हम चेक कर रहे हैं वेदर द लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड और नॉट, तो इसलिए उसे एनालाइजर कहा जाता है, एनालाइजर कहा जाता है। सो द फर्स्ट इज पोलराइजर एंड द सेकंड वन इज एनालाइजर। तो सेकंड ने एनालाइज कर दिया कि फर्स्ट से आने वाली लाइट क्या है, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड, these are the axis, or the only component of vibrations which is parallel to the axis of the plate सिर्फ वही पास कर सकता है, बाकी components absorb हो जाते हैं। तो this is what we call selective absorption, this is what we call selective absorption। So the components only parallel to the axis of this tourmaline plate is passing, all other are absorbed। और सेकेंड प्लेट जो है ये हमें चेक करके बता रही है कि अगर पैरेलल टू द फर्स्ट है तो इसमें से लाइट पास कर रही है, लेकिन व्हेन द सेकेंड बिकम्स परपेंडिकुलर द फर्स्ट तो ये लाइट उसमें से पास नहीं कर सकती। सो दिस लाइट इज plane polarized light, this is plane polarized light, this is normal light, this is normal light। So this process which is called selective absorptions, this process determines the transverse wave nature of the light। Transverse mean light waves are transverse waves, light waves are transverse waves। तो इसी जगह अगर हम साउंड वेव्स का इस्तेमाल करें तो वो किसी भी जगह हम बेशक सेकंड एनालाइजर्स को जितना भी घुमाते रहें, हमें साउंड नेक्स्ट एंड के ऊपर सुनाई देगी, हर हालत में देगी। उसकी वजह क्या है कि sound waves are longitudinal waves, sound waves are longitudinal waves। इस वजह से उन waves के अंदर मीन साउंड के अंदर कोई भी कभी भी प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन नहीं होगा। लाइट के इस प्रैक्टिकल में एक और अमल भी है जिसको हम रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडिया। अब ज़रा उसको ही बात भी कर लेते हैं। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शंस के बाद हमने बात करनी है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस क्या है कि जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे फॉल करती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है दैट बिकम्स पोलराइज्ड बट नॉट कंप्लीटली पोलराइज्ड, बट दैट इज कॉल्ड पार्शली पोलराइज्ड। लेकिन एक एंगल ऐसा भी हो सकता है जिस पे रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड। तो वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ऑन द सरफेस उसको पोलराइजिंग एंगल कहा जाता है। और उसकी दूसरी बड़ी निशानी होती है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज के दरमियान में जो एंगल बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री। मैं इसको डायग्राम से शो करता हूँ कि ये सरफेस और इसके ऊपर लाइट फॉल कराते हैं, लाइट फॉल कर रही है एंड दिस इज नॉर्मल लाइट, दिस इज नॉर्मल लाइट मीन दैट कंसिस्ट्स ऑफ
all vibrations. When light falls on this surface, a part is reflected, other is refracted. जब यहाँ लाइट फॉल कर रही है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल टू द सरफेस, तो ये रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड। तो अभी आपको बताया कि जब भी किसी सरफेस से, शाइनिंग सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो reflected light will be polarized, may be partially polarized, may be completely polarized. Now for complete polarizations वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज makes an angle 90 degree between each other. तो ये जो एंगल है, ये इसको, ये 90 डिग्री अगर होगा ये, तो उस वक्त ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज एंगल ऑफ पोलराइजेशंस, और ये एंगल और ये एंगल यकीनन बराबर हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट विल बी लेस देन दैट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमेशा कम होता है। तो यहाँ से ये बात फिर नोट करा रहा हूँ कि कंप्लीट पोलराइजेशंस कब होगी, जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज के दरमियान में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री, उस वक्त कंप्लीट पोलराइजेशन होती है। सो दिस रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, जबकि रिफ्रैक्टेड दैट इज अगेन पार्शली पोलराइज्ड। ये सिर्फ जो है रिफ्लेक्टेड की बात है, दैट विल बी पार्शली पोलराइज्ड। तो फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ दिस डायग्राम, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ दिस डायग्राम, IP plus 90 plus IR is equal to 180। इस लाइन के साथ आप देख रहे हैं कि ये एंगल, ये 90 का एंगल और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये तीन एंगल्स का सम जो एक तरफ बन रहा है दैट इज 180, और IP plus IR is equal to 180 minus 90, this is 90, this is 90। तो IP किसके बराबर हो जाएगा, 90 माइनस IR। यहाँ यूज़ किया जाता है स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, n1 sin theta 1, n2 sin theta 2, n1 sin theta angle of incidence is equal to n2 sin angle of refraction। तो अगर हम वैल्यूज पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ IP, we get n1 sin 90 minus IR is equal to n2 sin IR। here is, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, sin 90 माइनस I, अच्छा सॉरी, इसमें हम यहाँ से IR की वैल्यू जो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, और यहाँ हम पुट कर रहे हैं n1 sin IP is equal to n2 sin 90 minus IP। n1 sin IP is equal to n2 cos IP। So sin IP over cos
IP is equal to N2 by N1, and this is tangent theta, tangent IP is, so the formula for this process, tangent IP जो है this is N2 by N1, tangent इंसिडेंट एंगल का टेंजेंट फंक्शन जो है दिस इज इक्वल टू N2 बाई N1। इसका मतलब है कि हम किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के लिए वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं जिस पे वी गेट कंप्लीट पोलराइजेशंस, वी गेट कंप्लीट पोलराइजेशंस। मसलन फॉर ग्लास N2, refractive index of the glass is 1.55. So tangent IP is equal to 1.55 by 1। फर्स्ट मीडिया एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है। तो यहाँ से हम IP एंगल ऑफ इंसिडेंस is tangent inverse 1.55, this is 57 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये स्लैब जो गिलास की है तो इस पे ये इंसिडेंट लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, दैट इज 57.57, ओनली 57। तो उस वक्त ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी दैट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, दैट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, दैट कंटेन ओनली वन प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस। और वो होगी कौन सी, ये अगर इस तरह की सरफेस है और इधर से ये लाइट आ रही है तो इसकी सरफेस के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा वो मौजूद होगा, जो बाकी सारे कंपोनेंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। याद रखें कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें से कौन सा कंपोनेंट होगा, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द लाइट, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द लाइट जो है वो कंपोनेंट होगा, बाकी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सो दैट लाइट कंटेन ओनली वन प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस, एंड that's why we say that this reflected light is completely polarized light at this angle, और other than the angle लाइट रिफ्लेक्ट होगी लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट फिर पार्शली पोलराइज्ड होगी, कंप्लीटली पोलराइज्ड नहीं होगी। सो देयर आर सम अदर प्रोसेस जिनसे ये पोलराइजेशंस का अमल जो है वो होता है, और उसमें एक है रिफ्रैक्शन थ्रू द क्रिस्टल और स्कैटरिंग बाय टाइनी पार्टिकल्स। जब लाइट स्कैटर होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पार्टिकल्स तो भी उसमें ये अमल जो है पोलराइजेशंस का ये पाया जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, ये एप्लीकेशंस हैं और एप्लीकेशंस। सबसे पहला पॉइंट, रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ ग्लेयर ऑफ लाइट। तो उसके लिए हम ये इसकी प्रैक्टिकल मिसाल क्या होगी, ये रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ ग्लेयर ऑफ लाइट, या तो आमतौर पे जब किसी बड़ी सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जैसे आप झील किनारे खड़े हैं और एक तरफ से लाइट उसके ऊपर फॉल कर रही है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी तरफ आ रही है, तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट को बंदा देख नहीं सकता, इम्पॉसिबल टू सी द लाइट, चूँकि उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम पोलराइड सन ग्लासेस का इस्तेमाल कर लेते हैं। पोलराइड सन ग्लासेस, तो पोलराइड सन ग्लासेस के अंदर ऐसे ग्लासेस इस्तेमाल किए जाते हैं
जिसका जो एंगल बनेगा वो इनकमिंग लाइट की प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस के परपेंडिकुलर होगा। ये इस तरह लाइट आ रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट कंटेन ओनली वन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन लेट, और उसके सामने जो गिलास है उसकी ये एक्सिस हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जब इसके ऊपर ये लाइट फॉल करेगी तो ये गिलास जो है वो उस लाइट को पास नहीं होने देगा। तो क्या होगा कि इसका मतलब है कि हमारी आंखें जो हैं वो उसको बर्दाश्त कर लेंगी, चुंधियाएंगी नहीं। ये जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया उर्दू का। तो वजह क्या बनी? पहला पॉइंट कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो है दैट इज़ पार्शली पोलराइज्ड। अब हमने आगे सन ग्लासेस लगा रखे हैं, तो सन ग्लासेस का काम ही यही है, और वो होने चाहिए पोलराइड सन ग्लासेस। तो वो पोलराइड सन ग्लासेस के अंदर लगा हुआ जो ग्लास होता है तो उसका एंगल ऑफ ओरिएंटेशन ऐसा होगा जो इनकमिंग लाइट की जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस के उसकी एक्सिस परपेंडिकुलर होगी। दोनों की एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। इस वजह से ये गिलास जो हैं वो उसको पास नहीं होने देते और हम आसानी के साथ देख सकते हैं। यही बात एक और डेली लाइफ के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, और बहुत खूबसूरत इस्तेमाल। रात की ड्राइविंग के अंदर ये ट्रक ड्राइवर्स, बड़ी बस के ड्राइवर्स, ये बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइट्स जो हैं वो लगा देते हैं। तो सामने से आने वाला ड्राइवर, उसके लिए मुश्किल हो जाता है, उसको तो सड़क ही नज़र नहीं आती। तो उसके लिए ये एक अप्रोच है कि सभी गाड़ियों की हेडलाइट्स में इस्तेमाल होने वाला गिलास दैट शुड बी, जो मटेरियल उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं वो पोलराइड मटेरियल होना चाहिए। वो पोलराइड मटेरियल होना चाहिए, मीन जब उसमें से लाइट पास करे दैट बिकम्स पोलराइज्ड। और ड्राइवर के सामने जो विंड स्क्रीन है उसके अंदर इस्तेमाल होने वाला गिलास भी क्या होना चाहिए? पोलराइड मटेरियल्स का बना होना चाहिए। और दोनों हेडलाइट्स के अंदर इस्तेमाल होने वाला गिलास और विंड स्क्रीन के में इस्तेमाल होने वाले गिलास की एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो क्या होगा कि वो हेडलाइट्स जब ड्राइवर्स की विंड स्क्रीन पर फॉल करती हैं तो वो विंड स्क्रीन जो है ना उस लाइट को पोलराइज कर देती है, बल्कि वो आने वाली लाइट चूंकि पोलराइज्ड होती है, हेडलाइट्स जो है वो लाइट पोलराइज्ड लाइट होगी, लिहाजा अब आगे विंड स्क्रीन से वो पास नहीं कर सकती। लिहाजा ड्राइवर्स के लिए कतन जो है वो कोई मसला जो है वो नहीं बनता। तो इस तरह ये बड़ा अच्छा इस्तेमाल है पोलराइड्स मटेरियल्स का। इसी तरह एक और ख़ूबसूरत डेली लाइफ के अंदर है कर्टन लेस विंडो। कर्टन लेस विंडो मौजूदा दौर के अंदर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है कि दैट कंसिस्ट ऑफ टू ग्लास शीट्स, एक बाहर होगी एक अंदर होगी, और इफ़ द बोथ आर पैरेलल तो लाइट कमरे में आ रही है, और अगर हम चाहते हैं कि लाइट ना आए तो वो जो अंदर वाली प्लेट है उसको घुमा दें। जितना घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे अंदर ब्राइटनेस कम होती जाएगी, एंड व्हेन इट बिकम्स परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट तो इधर कोई भी लाइट है वो नहीं होगी। तो ये कंसेप्ट है, यूज़ है इस अमल का, इस प्रोसेस का, जिसको हम पोलराइजेशंस कहते हैं। वी कैन मेक द कर्टनलेस विंडो। एक और मॉडर्न सिचुएशन जो है हमने इसको डिस्कस कर दिया। इसका एक बहुत ही साइंटिफिक इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। मेडिकल के फील्ड में आज हम यूरिन के अंदर या ब्लड के अंदर शुगर को चेक करना चाहते हैं। ये दी बेस्ट वन इसकी एग्जांपल है, इसकी एप्लीकेशन है, और ये हर लैब्स का इंस्ट्रूमेंट है, पोलरीमीटर इसको कहते हैं। तो पोलरीमीटर जो है दैट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स, टूरमालिन प्लेट्स हों या कोई भी आर्टिफिशियली बना हुआ मटेरियल है, पोलराइड मटेरियल, आर्टिफिशियल बना हुआ पोलराइड मटेरियल है, जो भी है, ये फेस टू फेस हैं और
ये इसकी एक्सिस है ऑफ द मटेरियल। इसी तरह इधर लाइट का सोर्स है और इससे लाइट आ रही है, दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल वाइब्रेशंस, और इनमें से लाइट पास करके यहां से भी पास हो जाती है। अब वो सैंपल, यूरिन का सैंपल या ब्लड का सैंपल, जिसमें हम चेक करना चाहते हैं वेदर शुगर इज देयर आर नॉट, तो उसके लिए ये सैंपल जो है, ये यूरिन सैंपल, इसको रास्ते में रख दिया गया। तो ये लाइट यहां से आई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसने सैंपल से पास होना है और फिर एनालाइजर में से पास होना है। और अच्छा, अगर यहां उसी तरह लाइट अवेलेबल हो, यहां पे लाइट अवेलेबल हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यूरिन बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई शुगर क्रिस्टल्स नहीं है। और अगर इसमें शुगर होगा तो फिर क्या होगा, यहां कोई भी लाइट नहीं होगी। अगर इसके अंदर शुगर मौजूद है तो एनालाइजर्स के आगे कोई भी लाइट नहीं होगी। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है, शुगर एक ऐसा मटेरियल है कि जब उसमें से लाइट पास होती है तो उसमें रोटेशन आ जाती है, उसकी एक्सिस, लाइट की एक्सिस ऑफ वाइब्रेशन जो है उसमें चेंज आ जाता है। ये मेरे हाथ को देखें, ये लाइट आ रही थी, लेकिन शुगर में से पास करने के बाद उसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ जाती है। इस वजह से वो लाइट अब ये एनालाइजर में से पास नहीं करेगी। पहली बात, इसका मतलब हुआ कि जहां सैंपल के अंदर वाकई शुगर मौजूद है, सैंपल के अंदर शुगर मौजूद है। अब दूसरी बात, कितनी है, उसकी कंसंट्रेशंस क्या है, वगैरह वगैरह, तो उसके लिए वो ऑपरेट करने वाला जो बंदा है वो क्या करता है कि इस एनालाइजर्स को घुमाता है, ऐसे करके उसकी एक्सिस को घुमाता है, तो किसी न किसी एंगल के पर लाइट पास कर जाती है। घुमाने के बाद किसी न किसी एंगल के ऊपर इसमें से लाइट पास कर जाती है, तो उस एंगल से डिटरमिन किया जाता है कि इस सैंपल के अंदर शुगर की मिकदार ज़्यादा है, कम है, कितनी है। तो बहरहाल वो फार्मूला लगा के उसको चेक जो है वो कर लेते हैं। तो इस तरह ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है पोलराइजेशंस का, और ये जो ऑपरेटर्स बनाया जाता है इसको पोलैरीमीटर्स का नाम दिया जाता है। इसका और इसी तरह जो इस्तेमाल हो सकता है कई जगह, तो मैंने तो इसको मेडिकल्स के अंदर इस्तेमाल किया और बेस्ट एग्जांपल है और बेस्ट इस्तेमाल है इसका पोलराइजेशंस के अमल का।